बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहला क्वेश्चन था 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद लिथार्जी वोमिटिंग एंड अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल डिले एंड पुअर फीडिंग एट सिंस बर्थ। ठीक है। ब्लड एनालिसिस शोज मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड इंक्रीज्ड एनाइन गैप। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ना हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते होते हैं, इंक्रीज्ड एनाइन गैप और नॉर्मल एनाइन गैप। ठीक है, इनकी हम लोगों ने नेफ्रोलॉजी में भी बात की थी। इंक्रीज एनर्जी गैप की जो काजेज होती हैं, MUDPILES, इसका फार्मूला था मड पाइल्स, मिथेनॉल पॉइजनिंग, यूरेमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, पेरिस्टेमॉल पॉइजनिंग। ठीक है। तो बच्चा हो और डीके हो, समझ गया नहीं, वॉमिटिंग, अल्टरेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो आप लोगों को डीके का क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में मेडिसिन में, पीड्स में, ओएसपी में लाजमी आएगा। ठीक है। अच्छा, जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है उसके अंदर जो एनाइन गैप होता है वो नॉर्मल एनाइन गैप होता है। नॉर्मल एनाइन गैप के साथ आप लोगों ने दो वर्ड याद रखने हैं, आरटीए, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और डायरिया। इन दो के अंदर आपका एनाइन गैप नॉर्मल होता है विद एसिडोसिस। अच्छा जी, 6 वीक ओल्ड इन्फेक्ट प्रेजेंट विद projectile non-bilious vomiting and a poor weight gain. On examination, there is a palpable olive shade mass in the epigastrium. Ultrasound confirms the diagnosis. तो इसको बेसिकली गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है पेशेंट को। ठीक है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से ओलिव शीट मैस आता है। तो ओलिव शीट बड़ा ही मशहूर, इसका जो स्टेप 2 में क्वेश्चन आता था वो डबल बबल साइन के साथ आता होता है कि बच्चा है उसके साथ पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से यहाँ पे भी ये एक बबल ये बन जाता है और एक बबल आगे बन जाता है, डबल बबल साइन आता है। ठीक है, तो क्योंकि अब इसको वोमिटिंग हो रही है तो फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट इसके अंदर होगा करेक्शन ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो फ्लूइड लगाना है। जब भी पेशेंट जिसको वोमिटिंग हो, हाइपोटेंशन हो, डायरिया हो, पेशेंट स्टेट ऑफ शॉक के अंदर हो, तो पहला काम हमेशा याद रखिएगा, क्लिनिकली जो हम लोग क्लिनिकल के डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि पेशेंट को स्टेबल करते हैं। ठीक है। सर्जिकल करेक्शन भी जरूरी होगी, लेकिन पहले उसको फ्लूइड लगाना उसको जरूरी है। ठीक है। एनजी डालना भी ज़रूरी है। एनजी साथ ही ले लेगी, लेकिन साथ ही पहले पेशेंट को ड्रिप लगाई जाए। अच्छा जी, a 12-year old boy with limp right hip pain, limited internal rotation of the hip, X-ray of the pelvis shows the femoral head epiphysis displaced posteriorly and inferiorly। ठीक है, तो ये बेसिकली SCFE का सिनेरियो था, स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस का। स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस क्या होती है कि आपकी जो ग्रोथ प्लेट होती है वहां से जो हेड है वो नीचे पोस्टीरियर इन्फीरियर स्लिप डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो टिपिकल सिनेरियो आता है वो यही होता है कि पेशेंट को इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप पे पेन होती है। ठीक है, तो ये गिव वे डायग्नोसिस होता है कि इंटरनल रोटेशन पे बच्चा लेटा हुआ हो, उसकी टांग को हम ऐसे रोल करें तो अंदर की तरफ जब रोल करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा। तो उसको क्या हुआ हुआ है, SCFE हुआ हुआ है, स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस। ये जो सिनेरियो है ये कप्लान की पीड्स ऑर्थोपेडिक्स के अंदर दिया हुआ है। अच्छा जी, a 7 month old infant with recurrent chest infection, failure to thrive and steatorrhea, a sweat chloride test is 75। ठीक है, तो रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन का मतलब ब्रोंकाइटिस है, फेलियर टू थ्राइव और स्टीटोरिया का मतलब क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है। ठीक है, तो अलॉन्ग विद स्वेट क्लोराइड। तो ये सिनेरियो था किसी इसका, इसके अंदर CFT या GN हम लोगों ने म्यूटेशन देखनी है। ठीक है, डिजीज इतना मिल जाए से स्लिप हो गई, मुझे याद आ जाती है स्वेट क्लोराइड टेस्ट किस चीज में करते हैं, कोई बंदा बोल ही दे। सर सिस्टिक सिस्टिक फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, सॉरी। सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, शाबाश। तो ये एकदम जेन से ये चीज स्किप हो भी सकती है। ठीक है, तो CFT या GN जो है, आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसकी आप लोगों को एक एक चीज जो है ना आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, ATP7B जीन जो है ये हीमोक्रोमेटोसिस के विल्सन्स के साथ है शायद, तो बाकी जीन्स का मुझे नहीं आइडिया है किस चीज़ के साथ है।
तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की प्रेजेंटेशन, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसकी जेनेटिक abnormalities म्यूटेशंस। ठीक है, तो ये आप लोगों को उसको एक नज़र पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, 4 year old child with lethargy, bruising and pallor, blood test reveals pancytopenia, blast cells on peripheral smear and a positive terminal deoxyribonucleoside TDT टेस्ट पॉजिटिव है उस पेशेंट का। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को अंदाजा हो गया कि लिथार्जी अनीमिया की वजह से, ब्रूजिंग प्लेटलेट कम होने की वजह से, पेलर भी अनीमिया की वजह से, और पेशेंट को पैंसाइटोपिनिया आ गया, ब्लास्ट सेल्स आ गए, तो कोई लुकीमिया है पेशेंट को। तो टीडीटी पॉजिटिव किस में होता है? एएलएल के अंदर। ठीक है, लुकीमिया बच्चों में कॉमन है, तो लुकीमिया से रिलेटेड एक एक दो दो लफ्ज लाजमी आप लोग कीजिएगा। अच्छा, a 3 year old boy present with hematuria following upper respiratory infection. Complement levels are normal. Urinalysis shows RBC cast. What is the most likely diagnosis? तो ये सिनेरियो फिर रिपीट हुआ, हम लोगों ने पहले भी किया था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ ही पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम हो जाए, तो दैट इज आईजीए नेफ्रोपैथी। ठीक है, अगर आफ्टर 10 to 14 days हो तो दैट इज पीएसटीएन, पोस्टरप्टिकल glomerulonephritis। ठीक है, एलपोर्ट सिंड्रोम जो है वो कंजेनिटल एनोमली है, इसके अंदर पेशेंट को साथ डेफनेस मिलेगी आपको। ठीक है, हेमोरेटिक यूरिमिक सिंड्रोम के साथ आप लोगों को पेशेंट में डायरिया की हिस्ट्री होगी और साथ उसके आरएफटी डिरेंज होंगे। अच्छा, a 10 year old boy present with fever, rash, lymphadenopathy, parasitemia, peripheral smear shows atypical lymphocytes। ठीक है, तो ये सिनेरियो भी इम्पोर्टेंट है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस का। ईबी वायरस की वजह से होता है, किसिंग डिजीज भी कहते हैं इसको। इसका सिनेरियो आप लोगों को डिफरेंट, एक तो एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन ये वाली होगी एटिपिकल सेल्स के साथ और फीवर लिम्फोडेंडोपैथी के साथ। दूसरा स्प्लीनोमेगाली के साथ सिनेरियो आ सकता है इसका। और तीसरा इसके साथ कि पेशेंट है, इस पेशेंट को हम लोगों ने एस्प्रिन दी है, वो एस्प्रिन इन पेशेंट्स में मना होती है, बच्चों के अंदर एस्प्रिन नहीं ही देनी चाहिए। और एस्प्रिन देने के बाद पेशेंट जो है अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चला गया है, तो उसको कहते हैं राइस सिंड्रोम। उसको राइस सिंड्रोम का सिनेरियो भी आप लोगों को आ सकता है। अच्छा, a 2 month old infant with noisy breathing since birth, which worsened with crying and feeding. Testicle endoscopy shows omega-shaped epiglottis and supraglottic collapse during inspiration. अच्छा, what is the most likely diagnosis? तो इस पेशेंट को बेसिकली ट्रिक्यो लेरिंजोमलेशिया है। लेरिंजोमलेशिया क्या होता है कि जब हम लोग, ये मैंने अभी निकाल कर रखा था, जब बच्चा हम लोग, आपको पता है ना, हम लोग जब सांस लेते हैं और खाना खाते हैं तो रास्ता एक ही है, जब खाना निगलते हैं तो ये वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर इस जगह पे इस तरह की मेम्ब्रेन सी आ जाए, तो मेम्ब्रेन से क्या होगा कि बच्चा खाना खाते हुए उसका सांस लेने में मसला होना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, रास्ता पहले ही तंग है, खाना खाते हुए और तंग होगा, तो इस वजह से वो फीडिंग के दौरान क्राई करेगा। अच्छा, 5 year old child with fever of 5 days, bilateral non-pronounced conjunctivitis, rash, lymphadenopathy, erythema of the lips and the oral mucosa. What is the most important complication to screen for? तो ये सिनेरियो था कावासाकी डिजीज का। ठीक है, स्मॉल वेसल वेस्कुलेटस होता है कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज भी बच्चों की एक अहम बीमारी है। इसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो ये सारी हो सकती हैं। आइज के अंदर रेडनेस, मुंह के अंदर अल्सर्स, ठीक है, स्किन के ऊपर रैश, हार्ट के अंदर एनोरिज्म्स, और हार्ट फेलियर की वजह से पेशेंट की वो पीडल स्वेलिंग, और गले में सोर थ्रोट्स और लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट। ठीक है, तो इस सिनेरियो में मैंने कोशिश की सारे इसके वो डालने की मैनिफेस्टेशंस लाइक। ठीक है, फीवर था, कंजक्टिवाइटिस, रैश, लिम्फोडेनोपैथी एंड रिदमा ऑफ द ओरल लिप्स एंड ओरल म्यूकोसा। जो तो कावासाकी डिजीज थी, इसके साथ पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी एनेरिज्म्स बनते हैं, उनकी जो है वो आप लोगों ने स्क्रीनिंग लाजमी करनी चाहिए। इट कैन लीड टू इस्केमिक हार्ट डिजीज, बच्चों के इस्केमिक हार्ट डिजीज हो सकती है इसके साथ। ठीक है,
और रोमेटिक फीवर का सिनेरियो आप लोगों को आएगा गला खराब के साथ, डिफरेंट जॉइंट्स की स्वेलिंग के साथ। रोमेटिक फीवर स्टेप 2 के लिए एक इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस है आप लोगों का। स्टेप 1 के लिए भी इसका जो क्राइटेरिया ना, जोन्स क्राइटेरिया, और रोमेटिक फीवर लीडिंग टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, और उसका मॉडिफाइड ड्यूक्स क्राइटेरिया। तो जोन्स क्राइटेरिया और ड्यूक्स क्राइटेरिया आप लोगों को अभी अभी दो टॉपिक्स लिखते जाएं कि इन टॉपिक्स को आप लोगों ने एग्जाम के बाद इसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद आप लोगों ने भी पढ़ना है टॉपिक्स को। अच्छा, 6-year-old boy with petechiae, ecchymosis and history of recurrent infections. Bone marrow shows hypocellular marrow. तो नीचे सेल्स नहीं आ रहे, जब आपका मैरो जो है वो बोन मैरो जो है वो सेल्स प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, इसको वजह पेशेंट को एप्लास्टिक एनीमिया है, तो जो सेल्स नीचे से प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे। ठीक है। आईटीपी के अंदर मेगाकारियोसाइट्स नजर आएंगे आपको, एएलएल के अंदर आपको ब्लास्ट नजर आएंगे, फिर कोनीज एनीमिया की अपनी लहर से मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि उसमें सिर्फ अनीमिया होगा। अच्छा, 15-year-old boy with history of asthma, prisoner cough, weight loss, blood test, sputum, chest x-ray shows a cavity lesion with a fungus ball appearance। ठीक है, तो ये एस्पेर्जिलोमा था। फंगस बाल को हम एस्पेर्जिलोमा भी कहते हैं। एस्पेर्जिलोमा, एस्पेर्जिलस जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन है। एस्पेर्जिलस आपको कैसे कैसे इफेक्ट कर सकती है, एक तो जो इस पे प्रेजेंटेशन दे दी, फंगस बॉल एस्परजिलोमा बनाएगी। दूसरा इसकी प्रेजेंटेशन होती है एबीपीए के साथ, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, जिसमें पेशेंट एस्थमा की तरह प्रेजेंट करता है आपके पास। ठीक है, एस्थमा जो ठीक ना हो रहा हो। ठीक है, तीसरी होती है इन्वेसिव एस्परजिलोसिस, के जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो जाता है। टीबी का जो स्नेरियो है उसमें काफ़ी वेट लॉस होती है, लेकिन उसके अंदर ये फंगल बाल वाली अपीयरेंस नहीं होगी। स्टेफ्लोकोकस एक्यूट हाई ग्रेड फीवर होता है उसके अंदर, तो हिस्टोप्लाज्मा के साथ भी लिम्फोडेनोपैथी हो जाती है पेशेंट को, हाइलर लिम्फोडेनोपैथी। उसमें केव एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री होगी हिस्टोप्लाज्मा में। अच्छा, 7-year-old गर्ल विद हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग एंड फोटोफोबिया, एलपी रिवीज एंड ओपी प्रेशर, न्यूट्रोफिलिक प्लेसाइटोसिस, लो ग्लूकोज एंड एलिवेटेड प्रोटीन्स। सीएसएफ की जो फाइंडिंग्स है ना, ये मैंने आप लोगों को बार बार कहूंगा, ये आपको इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, सीएसएफ हम लोग करते कहाँ से हैं, उसको, उसके अंदर हमें देखना क्या होता है, और उसको हमने इंटरप्रेट कैसे करना है। ठीक है, अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया के साथ लफज याद रखना है न्यूट्रोफिल्स का, तो बैक्टीरिया के साथ न्यूट्रोफिल्स लड़ते हैं आके। ठीक है, और वायरस और फंगस के लिए और टीबी के लिए कौन सी चीज़ होती है, लिम्फोसाइट्स। अब आपने सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल्स हैं कि लिम्फोसाइट्स हैं। न्यूट्रोफिल्स अगर ज़्यादा हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हैं तो फिर आपने देखनी है प्रोटीन, और प्रोटीन बहुत ज़्यादा है तो ट्यूबरकुलोसिस है, और प्रोटीन कम है तो वायरल है। ठीक है, तो वायरल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का स्नेरियो आप लोगों ने ऐसे पहचानना है। अब बहुत कम चांसेस आपको फंगल का आया स्नेरियो लाइक क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का स्नेरियो आ जाता होता है एचआईवी के साथ, लेकिन कम चांसेस हैं। लेकिन इन तीन का स्नेरियो आप लोगों को लाजमी आएगा अडल्ट्स में या बच्चों में, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस और टीबी मेनिंजाइटिस। और स्टेप 2 में मैंने बहुत दफ़ा सीएसएफ का एनालिसिस एग्जाम में आते हुए देखा हुआ है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स थे, ग्लूकोज कम थी अलॉन्ग विद प्रोटीन ज़्यादा, तो न्यूट्रोफिल्स साथ के साथ कौन सा वाला इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की मोस्ट कॉमन काज इज पेप्टोमोनी। अच्छा, a newborn presents with cyanosis that works with feeding but improves with crying. Examination reveals a cleft palate. What is the most likely diagnosis? हाँ, तो इस पेशेंट में बेसिकली था कोएनल एट्रीजिया। कोएनल एट्रीजिया क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि हमारा जो, हम लोग मुंह से भी सांस ले सकते हैं और नाक से भी सांस ले सकते हैं। अब नाक में पीछे ये एक ब्लॉकेज आ गई है, इसको कहते हैं कोएनल एट्रीजिया। ठीक है, तो ये बच्चा जब नॉर्मल
होगा, खाना नहीं खा रहा तो उसके मुंह से सांस ले लेगा। ये बच्चे ओब्लिगेट माउथ ब्रीदर होंगे। ये कभी भी अपने नाक से सांस नहीं ले सकेंगे क्योंकि आगे से रास्ता बंद है। ठीक है, जब हम खाना खा रहे होंगे, बच्चे को फीडर फीडर पीता है ना, तो बार बार फीडर मुंह से निकाल के सांस लेगा क्योंकि वो नाक से सांस नहीं ले सकता। ठीक है, बच्चे जो होते हैं ओब्लिगेट नोज ब्रीदर्स होते हैं। अगर आपने छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करें ना, तो अपना मुंह बंद रखते हैं और ज्यादा नाक से सांस लेते हैं। तो ऐसा बच्चा जो नाक से सांस ना ले रहा हो, उसको वर्कअप होना चाहिए किसी चीज के लिए, कोइनल एट्रीजिया के लिए, कि इसका नाक पीछे से बंद तो नहीं है जो जहाँ से सांस नहीं ले पा रहा है ये। अच्छा जी। 12-year-old boy with fatigue, wound pain, delayed wound healing, X-ray shows osteopenia, metaphyseal fraying and cupping. Fraying and cupping, rickets, विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है, विटामिन डी डेफिशिएंसी बच्चों में रिकट्स कहलाती है और बड़ों के अंदर ओस्टियोमलेशिया कहलाती है। स्कर्वी जो होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। हाइपोफॉस्फेटीमिया पेशेंट को मेल न्यूट्रिशन की वजह से होगा, डायरिया की वजह से होगा। ठीक है, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का सिनेरियो ब्लू स्क्लेरा के साथ आएगा, मल्टीपल फ्रैक्चर्स के साथ आएगा। ठीक है, तो रिकेट्स एक इंतहाई अहम डायग्नोसिस है। रिकेट्स का भी टॉपिक लिख लें, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ के जाना है कि व्हाट इज विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स, व्हाट इज द पैथोलॉजी बिहाइंड, और इसकी जो है एक्सरे फाइंडिंग्स क्या है। अच्छा, 9-year-old boy with short stature, micrognathia, webbed neck, and shield chest presents. Karyotypes radius is 45x. तो वेब नेक इसकी बेसिकली था टर्नर सिंड्रोम था। तो इसके अंदर जो आपका केरोटाइप होता है, अंदर आपका जेनेटिक मेकअप क्या होता है, 45x होता है। ठीक है, नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो इसके अंदर 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, the 5-year-old child with shortness of breath, hepatomegaly, and distended neck veins, chest X-ray shows cardiomegaly, and echo reveals dilated ventricles with reduced ejection fraction. What is the most likely diagnosis? क्योंकि हार्ट डायलेटेड दिया हुआ है इसके अंदर, तो मोस्ट लाइकली दिस इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की बच्चों के अंदर रीजन हो सकती है बेरी बेरी सिंड्रोम, वेट बेरी बेरी। ठीक है, शगास डिजीज हो सकती है, और पेशेंट को कोई मायोकार्डाइटिस वायरल इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद उनको मसला हो जाए हार्ट का, मायोकार्डाइटिस, कि हार्ट उनका डायलेट हो गया हुआ है। जब डायलेट होगा तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो हार्ट फेलियर में जाएगा पेशेंट। तो ये हार्ट फेलियर के फीचर्स दिए हुए थे। शानों से ब्रेथ हिपैटोमेगाली और नेक वेन्स किस चीज़ के फीचर्स हैं, हार्ट फेलियर के फीचर्स हैं। अच्छा, हाइपरटेंशन की वजह से हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होती है। अगर हार्ट पूरी तरह डायलेट ना हो पा रहा हो, उसे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहलाती है। अगर हार्ट के अराउंड फ्लूइड आ जाए तो पेरिकार्डियल एफिशिएंसी होगा। ठीक है, वो हमें एको पे नजर आ जानी थी पेरिकार्डियल एफिशिएंसी ना, तो एको पे पेरिकार्डियल एफिशिएंसी नहीं दी हुई। अच्छा, 10-day-old neonate presents with severe hypotonia, poor feeding, large anterior frontale, and protruding tongue. Thyroid function reveals low T4 and elevated TSH. तो ये सिंपल सिनेरियो था बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। वैसे भी थायराइड फंक्शन टेस्ट आप लोगों को इंटरप्रेट करने आने चाहिए कि अगर T4 डिक्रीज्ड है, इसका मतलब है कि वो जाके स्टिमुलेट कर रहा है पिट्यूटरी को कि TSH निकालो, तो TSH इंक्रीज हो जाएगा। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म क्या मुराद है, आपका थायराइड काम नहीं कर रहा। अच्छा, 60-year-old boy presents with limp, right hip pain, and low grade fever. Joint inspection reveals a poor blood count of 50,000 and 90% neutrophils. Blood cultures are positive for, हाँ, thank you. Blood cultures are positive for Staphylococcus aureus. सेप्टिक आर्थराइटिस। ठीक है, सेप्टिक आर्थराइटिस टीचर हमें यूएसएमएलई की तैयारी में बताते होते थे कि सेप्टिक आर्थराइटिस की आज से 20 साल पहले भी कास स्टेफिलोकोकस ही था।
अभी भी स्टेफिलोकोकस ही इसकी काज है। ठीक है, तो जॉइंट एस्पिरेशन आप लोगों ने फॉर्म करनी होती है। मोनोआर्थराइटिस इज इक्वल टू सेप्टिक आर्थराइटिस। मोनोआर्थराइटिस इज इक्वल टू सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस मींस फॉरेन जॉइंट एस्पिरेशन। जॉइंट को खाली करो, वहां से फ्लूइड निकालो। क्यों निकालना जरूरी है? अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? जॉइंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिफॉर्मिटी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, 7-year-old child with fever, abdominal pain, pupil rash of the lowest images, journal shows microscopic hematuria and proteinuria. HSP, Henoch-Schönlein purpura. Henoch-Schönlein purpura भी स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये इसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन है। abdominal pain with purpura, pain with purpura, abdominal pain with purpura. बेटा, a 15-year-old girl with polyuria, polydipsia, weight loss, lab test fees, hyperglycemia, glucose, urea, and pH of 7.2. What is the first step in the management? चौथे इस मेन्यू किस चीज़ का है? यंग बच्चा है, उसके अंदर फ्लूइड, पेशेंट को यूरिन ज़्यादा आ रहा है, और साथ एसिडोसिस है, तो क्या डायग्नोसिस है? डायबिटिक कीटोसिडोसिस। डीके बहुत अहम है। डीके को बैठ के तफसील से पढ़िएगा। मैंने कहा डीके की मैंने कोई शायद वीडियो कोई मेरे चैनल पे पढ़ी होगी। एबीजीज इंटरप्रिटेशन में शायद पढ़ी हुई है। अलहदा से डीके का पूरा टॉपिक भी पढ़ाया हुआ, शायद कहीं पढ़ा होगा। तो डीके को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। डीके का क्वेश्चन आप लोगों को लाजमी आना है कि डीके प्रेसिपिटेट किस चीज़ से होता है, इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने किसी ने हाउस जॉब की हुई हो तो उसको पता होगा कि डीके के पेशेंट के ऊपर हम लोग कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पेशेंट को क्या करेंगे? फ्लूइड देंगे और इंसुलिन देंगे। ठीक है, फ्लूइड देना जरूरी है साथ इंसुलिन के। A 5-year-old child with fever, drooling, difficulty breathing, examination wheeze, Espers stridor, and child sitting in a tripod position. What is the best next step in management? तो ये बेसिकली ब्रोंकियोलाइटिस था इस पेशेंट को। अब इस पेशेंट को हम लोग पहले नेबुलाइज करवाएंगे। ठीक है, अगर पेशेंट की सेचुरेशन ड्रॉप हो रही हो तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को, अगर सेचुरेशन ड्रॉप का लीगल लफ्ज लिखा होता तो पेशेंट को इंटूबेट कर देते हैं। सर एक्सक्यूज मी, हाँ जी। सर ये क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, यही वाला। इसमें हम एक्यूट एपिग्लोटाइटिस नहीं पढ़ना सर, ये क्वेश्चन में सर वही सारी अप्रूव चीजों कर। क्रूप है सर। हाँ, सर ये एपिग्लोटाइटिस का केस नहीं है? सर वही है सर, दोबारा देखिए। वही बेसिकली जो है ना, ये सारी जो होती है ना, क्रूप, एपिग्लोटाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, ये सारी जो है ना ऐसी प्रेजेंट करती हैं। बच्चा इसी कंडीशंस के अंदर आता है। अगर उसका सेंसोरियम अल्टर हो रहा हो, साइनोसिस हो रहा हो, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला हो, तो उस कंडीशन में पेशेंट को इंटूबेट कर देते हैं, वरना पहले उसको नेबुलाइज करवाते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, नेबुलाइज करवाते हैं। अच्छा, 1 month old infant with jaundice, pale stools and hepatomegaly, LFT shows conjugated hyperbilirubinemia. What is the most likely diagnosis? तो कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया था, तो इसके अंदर बिलरी एट्रीजिया बन रहा था डायग्नोसिस। ठीक है, जो गिरपुट और किरकिरार होते हैं, इनके अंदर जो जॉन्डिस होता है वो अनकंजुगेटेड होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस के अंदर मिक्स्ड होती है पिक्चर। इसमें पेल स्टूल्स फीचर है बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की। ठीक है, तो बच्चों के अंदर डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है बिलियरी एट्रीजिया, कि उनके बिलियरी ट्रैक्ट जो है वो प्रॉपर इवॉल्व ही नहीं हो पाया। अच्छा, a 9-year-old boy with muscle weakness, delayed motor milestones, and calf pseudohypertrophy, CK levels are markedly elevated. Calf pseudohypertrophy with muscle weakness, तो डिशीन मस्कुलर एट्रोफी। ठीक है, इसमें दोनों दिए हुए थे, डिशीन और बेकर। डिशीन ज़्यादा कॉमन है, तो डिशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ रहा था। जो डिशीन का जो स्नेरियो है ना,
इसके अंदर कौन सी जीन इन्वॉल्वमेंट है, कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट है, इसकी मस्कुलर हाइपरट्रोफी, और इसका जो है इसके अंदर एक साइन होता है, इसको गोवर्ट साइन कहते हैं। तो गोवर्ट साइन की पिक्चर आती होती है आप लोगों को स्टेप 2 के अंदर, बहुत कॉमनली आती है। ए ऑप्शन के लिए एज 4 दिया होता है ना, कि 4 इयर्स के बच्चों में होता है मोस्टली। बेसिकली उसको बचपन से होता है, बच्चा जब चलने की उम्र तक पहुंचता है तो उसको मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो 9 की एज तक ये बी नहीं होना चाहिए। ये लोग नहीं नहीं, ये लोग चलते रहते हैं। जो सूडो हाइपोट्रोफी है ना, वो डिशीन के साथ ज्यादा एसोसिएटेड है। काफ सूडो हाइपोट्रोफी बैकर्स के साथ कम है। एक के अंदर कंप्लीट एब्सेंस होती है, एक के अंदर प्रोटीन जो होती है वो। बैकर वाले पेशेंट ना ज्यादा एज में जाके 14-18 साल की उम्र में जाके प्रेजेंट करते हैं। डिशीन वाले अर्ली प्रेजेंट कर जाते हैं। अच्छा, a 60-year-old girl with recurrent episodes of coughs, wheeze, and dyspnea triggered by exercise, permitted wheeze, reversible airway obstruction after bronchodilator use। तो ये सिंपल सिनेरियो था एस्थमा का। अच्छा, 4-year-old child with abdominal pain, jaundice, and a palpable mass in the right upper quadrant, ultrasound shows a cystic lesion in the bile duct। तो ये सर्जरी का सिनेरियो था। इसके अंदर बेसिकली था कोलिडोकल सिस्ट। कोलिडोकल सिस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो टाइप्स आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ इतना याद रखें कि ये प्रेजेंटेशन ऐसे है जैसे पेशेंट को बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है। जो हमने इसको कोलिडोकोसिस्ट क्यों लगाया है बनिस्बत बिलरी एट्रेजिया के, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के ऊपर सिस्टिक लीजन दी हुई थी। बाइलरी एटीजिया तो बहुत जल्दी प्रेजेंट करता है। कोलिडोकोसिस्ट जो है ना, ये ऐसे लिखें। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक, टाइप 5। कि सिस्ट है किस जगह के ऊपर है। अब अब इस जगह पे होगा तो सिम्टम्स जल्दी दे देगा। ठीक है। और अगर इस जगह पे है तो सिम्टम्स हो सकता है दे ही ना ये। अच्छा जी, 10-year boy with pallor, fatigue, generalized lymphadenopathy, blood test reveals anemia, thrombocytopenia, and leukocytosis. Flow cytometry is positive for CD10 and 19। तो ये रटे वाला सवाल था। आपको तो यहाँ तक पता चल गया कि लुकीमिया है पेशेंट को। ठीक है, तो लुकीमिया कौन सा वाला है? ALL है। लिम्फोब्लास्टिक, लिम्फोब्लास्टिक के अंदर ही आपके सारे पोज आएंगे। लिम्फोडेनोपैथी होगी पेशेंट को। ऑल्दो लिम्फोमा में भी लिम्फोडेनोपैथी होती है, लेकिन उसके अंदर ये CD10 और CD19 नहीं होते। और बच्चों के अंदर एक्यूट लुकीमिया ज़्यादा होते हैं, बड़ों के अंदर क्रोनिक लुकीमिया ज़्यादा होते हैं। ओल्ड एज में क्रोनिक लुकीमियाज होते हैं। क्रोनिक लुकीमियाज ओल्ड एज की बीमारी है ज़्यादातर। और हॉजकिन नॉन हॉजकिन जो हैं वो मिडिल एज से ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमनली होते हैं। ठीक है। और जबकि जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में ज़्यादा कॉमनली होता है। ना ये पेशेंट स्टेरॉइड्स के ऊपर है, HIV के ऊपर है, इम्यूनो पेशेंट किसी इम्यूनो सप्रेसेंट के ऊपर है, लाइक ट्रांसप्लांट का केस है कोई। अच्छा, 7-year-old girl with short stature, intellectual disability, Capriolus sports, and positive family history of similar findings, genetic shows mutation in NF1 gene। तो ये सिनेरियो था न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस का। ठीक है। तो न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस के पेशेंट्स आप लोगों ने शायद देखे हैं, वो ऐसे मरीज जिनके ना जिल्द के ऊपर बड़े बड़े गोल गोल से दाने से निकले हुए होते हैं, वो बेसिकली न्यूरोफाइब्रोमास होते हैं। अच्छा, 5-year-old neonate with bleeding from the umbilicus stump, blood test reveals normal platelet count with prolonged PT and APTT। तो बच्चा है कुछ दिन का, तो बच्चों के अंदर विटामिन के जो है वो पूरी तरह प्रोड्यूस नहीं होता। इस वजह से जब बेबी पैदा होता है हम उसको विटामिन के देते हैं। तो विटामिन के डेफिशिएंसी है इस पेशेंट को बेसिकली। हीमोफिलिया ए में सिर्फ एपिडिटी रेज्ड होता। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में आपको प्लेटलेट काउंट कम होने की हिस्ट्री मिलती है। और सर के में तो सिर्फ अकेला पीटी प्रोलॉन्ग होना चाहिए ना?
नहीं, उसके अंदर पीटी और एपीटी दोनों प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। अडल्ट्स में पीटी प्रोलॉन्ग होता है मेनली, लेकिन बच्चों के अंदर एपीटी भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। और चूंकि बच्चे का सिनेरियो ना, तो विटामिन के की ऑप्शन ज्यादा बन रही थी इसके अंदर। अच्छा, 2 year old boy with recurrent otitis media, eczema and thrombocytopenia with small platelets on peripheral smear। हाँ, इम्यूनोडेफिशिएंसी का सिनेरियो है ये, कि बच्चों को बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो ये टिपिकल प्रेजेंटेशन है विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम की। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी का ना एक बना हुआ है टेबल फर्स्ट एड के अंदर, बड़ा खूबसूरत टेबल है। मेरे ख्याल उसकी एक वीडियो में मैंने इम्यूनोडेफिशिएंसी की बना के ना अपने इम्यूनोलॉजी वाला जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर पड़ी हुई है। तो उसके ना मोटे मोटे पॉइंट्स उस टेबल के पढ़ जाइएगा, क्योंकि इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट्स में से ना क्वेश्चन आ जाते होते हैं। तो बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, एक्जिमा है और प्लेटलेट काउंट डिक्रीज्ड है, तो विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम है। ठीक है। अच्छा, a 14-year-old boy with fever, weight loss and night sweats examination with a painless lymphadenopathy. Biopsy shows red Sternberg cells। तो ये तो हॉटकिन लिम्फोमा था। देखो, हॉटकिन लिम्फोमा में red Sternberg सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि जैसे आउज आई अपीयरेंस होती है, उनके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है। टीबी लिम्फोडेन टीबी और लिम्फोमा एक ही तरह प्रेजेंट करते हैं, लेकिन टीबी के अंदर आप लोगों को रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं मिलेंगे।